नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर, जहां पर डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामले में कार्रवाई की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी तक प्रशासन ने 900 बीघा भूमि को सरकार में निहित किया है। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समन तामील करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जहां पर डीएम ने कहा कि ऐसे बाहरी व्यक्ति जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके और तथ्य छुपाकर देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में मानक से अधिक भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक हमारे अराउंड 260 ऐसे केसेस पर कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है और 800 बीघा जमीन उनका एरिया बनता था, वो राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। लगभग 75 to 80 केसेस हमारे पेंडिंग हैं और उनकी भी अराउंड 250 बीघा जमीन और हमारी शेष है। उसको भी अगले 45 डेज तक हमें समय तय की है। इस पे भी हमारा जो पेंडिंग केसेस है उसका निस्तारण हो जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर देहरादून में एक बार फिर से डेंगू और कोरोना केस। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज देखने को मिले हैं। जहां पर आपको बता दें, कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा भी मिला है। तो वहीं 2 कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना के 3 नए मरीज पाए गए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा भी मिला है। तो 2 कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर देहरादून में एक बार फिर से कोविड केस मिले हैं। तो कोरोना और डेंगू ने चिंता बढ़ाई है। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर मोनिकेरेती स्थित पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बहुउद्देशीय बैडमिंटन हॉल, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट पिच और वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है। आपको बता दें, खेल निदेशालय द्वारा स्टेडियम के निर्माण के लिए 2 किस्तें पहले जारी की जा चुकी हैं और अब तीसरी और अंतिम किस्त 9,12,99,000 रुपए की भी जारी कर दी गई। बता दें कि क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने से स्पोर्ट्स से जुड़े युवाओं को कई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही युवा खेल में अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर सकेंगे। जल्द ही स्टेडियम का काम पूरा कर लिया जाएगा। क्रम में इस समय वहाँ पे एक बहुउद्देशीय बैडमिंटन हॉल का निर्माण चल रहा है, जो कि अतिशीघ्र जून जुलाई तक पूर्ण होने के पूरे चांसेस है। उसी के साथ में राष्ट्रीय स्तर का एक फुटबॉल ग्राउंड भी वहाँ पे बन रहा है, जिससे आने वाले समय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हम उस फुटबॉल ग्राउंड में भी करा सकेंगे। साथ में ही क्रिकेट के पीछे वॉलीबॉल कोर्ट का भी निर्माण हो रहा है और इसमें एक क्रिकेट छात्रावास का भी हमने प्रस्ताव रखा है, जो कि नगर में चल रहा है। अगर शासन स्तर पर उसको मंजूरी मिल जाती है तो 40 कमरों का छात्रावास शीघ्र ही वहाँ पे वो भी बनना स्टार्ट होगा। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय अभियान दल ने फिर से तिरंगा फहराया है। जहां पर आपको बता दें कि सुंदर डूंगा खाल के लिए एक नया रूट खोज निकाला है। आपको बता दें कि सुंदर डूंगा खाल से नंदा देवी सेंचुरी पूरी देखी जा सकती है। और आपको बता दें कि वायलेट फिल्म अभियान दल के 7 पर्वतारोहियों ने सुंदर डूंगा खाल पर 6 दिनों में चढ़ाई पूरी कर तिरंगा झंडा फहराया है। वहीं सुंदर डूंगा खाल के लिए नए रूट की खोज भी की गई है और इस नए रूट की खोज के बाद इनर सेंचुरी का विजुअल आसानी से लिया जा सकता है। तो वहीं ये वही दर्रा था जहां पर 1934 में अंग्रेज पर्वतारोही पहुंचे थे। आपको बता दें कि उसके बाद 90 साल तक यह रास्ता इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। वहीं अब युवा पर्वतारोही जितेंद्र दानू और उत्कर्ष यादव की 7 सदस्यीय टीम ने सुंदर डूंगा खाल के लिए नए रास्ते को खोजने का कारनामा कर दिया है। और खबर देहरादून से, जहां पर वर्तमान में यात्रा पर्यटक सीजन के दृष्टिगत पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का आवागमन लगातार अपनी चरम पर है। आपको बता दें कि मसूरी में पर्यटकों के आने के आंकड़े का आकलन टोल टैक्स बैरियर और एएनपीआर कैमरे के अवलोकन करने पर ये पाया गया है कि सामान्य दिनों में लगभग 8,000 वाहनों का मसूरी में आगमन होता है। वहीं वीकेंड के दौरान
यही संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में मसूरी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 414 होटल और होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से वाहनों के पार्क किए जाने की क्षमता लगभग 4,590 है, जिसके अनुसार मसूरी आने वाले वाहनों की संख्या पार्किंग क्षमता से 4 गुना अधिक है। बता दें कि यातायात के सुचारू संचालन, पर्यटकों और साथ ही आम जनमानस को यातायात के भारी दबाव की स्थिति से बचाने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने की संभावना है। और जहां दून पुलिस द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया गया और व्यवस्थाओं को सही किया गया। पार्किंग की आ रही, क्योंकि लास्ट वीकेंड में देखा गया जो हमारे जो नॉर्मल 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस बार जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया, और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ क्योंकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इश्यूज आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया था। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुँचे। अगर कहीं उनको होल्ड किया जा रहा है तो उस होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी आसपास दुकानें हों उनको मिल जाए। ये प्लान इस बार किया गया है कि यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, बेसिकली पार्किंग व्यवस्था भी मिल जाए। और हमने रिक्वेस्ट भी करी है विभिन्न माध्यमों से कि जो चेक इन चेकआउट टाइम है उसको गैप थोड़ा ज़्यादा रखा जाए। और खबर हल्द्वानी से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में 15 जून यानी कि रविवार को स्थापना दिवस है। आपको बता दें कि जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी से शटल सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि शनिवार को 90 से अधिक बसों में हल्द्वानी रोडवेज और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को कैची धाम के लिए भेजा गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार कैंची धाम के लिए 2 पहिया वाहन और व्यक्तिगत वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। केवल शटल सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालु कैंची धाम जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि 100 से अधिक बसों को लगाया गया है और श्रद्धालुओं को लगातार शटल सेवा के माध्यम से भेजा जा रहा है। देखिए, जो कि मेला हमारा 15 तारीख कल है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे था और इसको देखते हुए आज से ही हम लोगों ने यहाँ पर शटल प्रभावी की है। और इसमें हम लोग हल्द्वानी से जो हमारा रोडवेज स्टेशन है, इसके अलावा केमू से भी संचालित कर रहे हैं और लगभग वहाँ पर 16 बसें अभी तक रोडवेज की गई हैं। इसके अलावा 50 के आसपास बसें केमू की गई हैं। साथ ही नैनीताल के लिए भी वहाँ से शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन काठगोदाम में हम लोग केमू के माध्यम से शटल सेवा चला रहे हैं, जहाँ से अब तक लगभग हमारी 40 बसें यहाँ से जा चुकी हैं। धाम जा रहे हैं हम। अच्छा, व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी है, बट वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती, बहुत रश है, क्योंकि सब अगर अपनी गाड़ियों पे आ जाए तो वहाँ पर 1.5 से 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं जाने में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और खबर चार धाम यात्रा को लेकर है, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम यात्रा जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। तो वहीं बीते 1.5 महीने से संचालित चार धाम यात्रा में अब तक लगभग 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 27 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर लौट चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे आयुक्त महोदय बराबर नज़र बनाए हुए हैं और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में जो है चारधाम यात्रा निरंतर आगे की ओर गतिशील है, प्रगति पर है और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से हम बहुत आगे अच्छा आंकड़ा प्राप्त करेंगे और दर्शनार्थियों को जो है अच्छी सुविधा दे पाएंगे। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि ITBP की ओर से सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 की शुरुआत आज से कर दी गई है। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडी दिखाकर ट्रैकिंग दल को रवाना किया। वहीं इस अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री ने इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उन्होंने ITBP के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से एक और जहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की संस्कृति को भी संरक्षित किया जाएगा और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ITBP की ओर से 3.5 लाख फलदार पौधे का भी वितरण किया जाएगा, जो कि सराहनीय है। ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदमी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से
महत्व के जो स्थान हैं उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर जहां पूरा देश आहत है, वहीं विमान हादसे में मरने वालों के लिए संपूर्ण देश में दुआएं की जा रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके चलते उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में ताज कॉलोनी स्थित MDS पब्लिक स्कूल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मरने वालों के लिए शोक व्यक्त करते हुए दुआएं की। और खबर काशीपुर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि ताज कॉलोनी के MDS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने यहां एक जलसे को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर MDS स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और कुमाऊं क्षेत्र से आए लोगों ने फूल मालाओं और शॉल डालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड में यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और जिन मदरसों को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के सभी संचालकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार का भी स्पष्ट संदेश है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन, धार्मिक शिक्षा और दुनिया सामान्य शिक्षा दोनों की तालीम दी जानी चाहिए। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर आपको बता दें कि युवक पर हमला करने वाला टाइगर ही था, जहां पर आखिरकार वन विभाग ने मान लिया है कि कॉबर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ ने ही युवक पर हमला किया था। इसके चलते युवक की मौत हो गई थी। और ये बात है कि अभी भी टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व में वापस नहीं लौटा है और उसने अपना ठिकाना ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के आसपास ही बना लिया है। इन हालत में महकमे ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर वापस राजाजी में छोड़ने का विकल्प भी रखा है। देखिए, मैन ईटर किसको बोलते हैं? जो हैबिचुअल आदमी के ऊपर ही निर्भर करके जीता है। एक एक्सीडेंटली हो जाता है ना, अगर जैसे हमारा जंगल के अंदर घूमना फिरना तो मोस्ट अलाउड है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर क्योंकि जानवर का संख्या ज़्यादा होता है तो उस जगह पे बिना अनुमति तो पहले जाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि सुरक्षा सब सर्वोपरि है। लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है और पता है कि वहाँ पर लेपर्ड है, टाइगर है, हाथी है, तो फिर इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए तो हमने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप जाने से पहले कम से कम अपना सुरक्षा के ध्यान रखिए कि जिस एरिया में आप एंटर कर रहे हैं और लगातार एंटर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन के अनुसार, तो आपने अगर अपने फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना इंसिडेंट का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर बड़ा वार किया है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस कलह की पार्टी है, कांग्रेस का कलह बन चुका है और साथ ही कांग्रेस में ये कलह हमेशा बना रहेगा। महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने भी पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। मूर्खता की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सत्ता का गुरूर इतना नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी किसी के लिए कह दें। मुख्य विपक्षी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। आप कुछ भी अगर कहेंगे तो हम भी कुछ भी कहेंगे, अगर आप गाली देंगे तो हमें भी गाली देनी पड़ेगी। तो इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अगर वो क से कला कहेंगे तो हम बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे और बी से बलात्कार भी कहेंगे। आप मालूम ही है, हरिद्वार की भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो जिला अध्यक्ष रही हैं मोर्चे की, उनका जो कुकृत्य है वो सारे प्रदेश को मालूम है। तो इसलिए बी से बलात्कार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा, बी से भ्रष्टाचार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। भूमि घोटाले से लेकर के खनन घोटाले से लेकर के पूरे राज्य में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, तो बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे, बी से बलात्कार भी कहेंगे। और खबर देहरादून से, जहां पर अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जैसे ये घटनाक्रम की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पूरे ही कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से ही स्थगित कर दिया और साथ ही साथ पार्टी घटनाक्रम में हताहत हुए सभी परिवारों के साथ पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ी है। देखिए, अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई वो पूरे देश के लिए एक बहुत दर्दनाक और दुखदायक घटना है। इसको देख करके हमारे जो केंद्र सरकार है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो 11 साल
का कार्यकाल है, उसको लेकर के पूरे देश भर में और प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और कार्यक्रम चल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है और हमारे प्रदेश में भी आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उनको भी तत्काल प्रभाव से स्थगित करके और सभी कार्यक्रम जो को पोस्टपोन किया गया है। और खबर कोटद्वार से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पिछले दिनों देश के सभी चुनाव EVM के बजाय मतपत्रों से कराने की मांग की थी, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के इस मांग को लेकर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि दुनिया एक तरफ डिजिटल हो रही है और दूसरी तरफ कागज से चुनाव कराने की बात की जा रही है। कभी कोई खुश नहीं रहता है, हर चीज में किसी न किसी को दिक्कत समस्या रहती है। अभी जहाँ एक तरफ वर्ल्ड डिजिटल होने जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, वहाँ हम अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटद्वार से, जहां पर नशे में धुत युवकों का आपसी लड़ाई के दौरान एक खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, डिग्री कॉलेज रोड के सुखरो नदी पर बने पुल के ऊपर की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ युवक एक युवक को घसीट कर पीट रहे हैं। पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है। हो गया भाई, यार छोड़ दे भाई, हो गया बस भैया बस। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि देवखड़ी रक्सिया नाले में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि SDM राहुल शाह ने 15 दिनों में हटाने के निर्देश दिए, जहां पर रक्सिया के 386, देवखड़ी के 206 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नाले में और कक्सिया नाले में और एवं कक्सिया नाले जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति गठित किया गई थी, जिसके माध्यम से नालों पे जो अतिक्रमण उसको चिन्हित किया जाना। उस समिति में आपके GIS एक्सपर्ट भी थे, आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देवखड़ी नाले में 206 अतिक्रमण अभी तक चिन्हित कर दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा रक्सिया नाले में 386 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण उनको अतिक्रमण करता है उनको 15 दिवस का समय दिया गया, अतिक्रमण समय हटाएं, अगर नहीं हटाते तो बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई। बागेश्वर में खनिज संपदा की भरमार होने के बाद भी मौजूदा स्थिति में हर व्यक्ति कंगाली के कगार पर खड़ा है। आपको बता दें, कपकोट से विपक्ष के ही नेता हरीश अठानी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर में खड़िया खनन की लूट और गांव की बर्बादी का जिम्मेदार कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया को बताया गया है। पिछले 7 महीनों से खनन का काम पूरे जनपद में बंद है। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं खनन की, क्योंकि आधिकारिक रूप पे पट्टा देने का काम सरकार करती है। पिछले 8 साल से सरकार में भाजपा के 8.5 साल से भाजपा की सरकार के राज्य में है। न्यायालय ने उनको रोक लगाई है, तो क्या ये पिछले 8 साल से गलत काम कर रहे थे? दूसरा सवाल, तो सरकार में बैठे लोगों ने आज तक, जबकि कपकोट के वर्तमान विधायक और कपकोट के पूर्व विधायक इस खनन व्यवसाय से जुड़े हुए थे और वर्तमान विधायक जी तो माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्यों खड़िया के लिए उसके लिए पैरवी कर रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं कर पा रहे? और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।